हाय गाइस, सो मैकेनिक्स में लेक्चर नंबर 1 हमने देखा था वेक्टर का। सो लेक्चर नंबर 2 भी हमारा वेक्टर पे ही है और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सो नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। सो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर देखा था और उसमें मैंने आप लोगों को ट्रायंगल लॉ बताया था। अब आज के ही इस वीडियो में हम एडिशन ऑफ वेक्टर या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ही पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे मेथड से। ठीक है, सो टॉपिक डाल लीजिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में आज हम जो सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। तो कैसे क्या रहेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में? आपको कुछ नहीं करना, दो वेक्टर्स को मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। दोनों को मुझे कुछ नहीं करना, दोनों को मुझे टेल टू टेल ज्वाइन कर देना है। ठीक है, दोनों वेक्टर के टेल को ज्वाइन कर देना है। पहला प्रोसेस यही होगा, ये बी वेक्टर। अब इसे ना पैरेललोग्राम बनाइए। जब आप इसे पैरेललोग्राम बनाएंगे तो डॉटेड लाइन से कुछ इस तरीके से शो करेंगे। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा आर। ठीक है, और बेसिकली ये जो आर होता है ये हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है, सभी को पता है। मान लीजिए कि ये एंगल अल्फा और ये एंगल हमारा बीटा है और ओवरऑल जो एंगल है वो हमारा थीटा है, वो हमारा थीटा है। अब हमें क्या करना है कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो यहां से जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। आपको नाम दे देना, जैसे ये बी था, ये ए था, ये सी नाम दे देते हैं और इसे डी नाम दे देते हैं। ठीक है, जब आपने इसे नाम दे दिया तो उसके बाद आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन गया। डायग्राम पे मैं उतना ज्यादा ध्यान दे नहीं रहा हूं, बट मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप चीजें समझ सके। ये आपका सी हो गया, ये डी हो गया और ये आपका ए, और ये कोई पॉइंट था हमारा ए बी मान लीजिए, तो ये हम ओ मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? ओ। और यहाँ पर कोई हमारा एक पॉइंट ए है। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से जो, ठीक, ये वाला जो साइड है, ये जो डॉटेड लाइन से बना है, ये किसके पैरेलल है? ये बी वेक्टर के पैरेलल है। तो मैंने इसे बी वेक्टर बना दिया। ये हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है बिकॉज इट इज रिजल्टेंट वेक्टर। ये यहाँ ओ से लेकर के ए तक हमारा ए वेक्टर है ना। अब हमें ए डी निकालना है। तो मान लीजिए कि ये थीटा था, तो ये भी हमारा क्या है? थीटा ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं, इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो ये अगर हमारा थीटा है, ये हमारा बी वेक्टर है, तो ये क्या होगा? बी वेक्टर साइन थीटा। ये क्या होगा? बी वेक्टर साइन थीटा। और ये क्या होगा? बी वेक्टर कॉस थीटा। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर देखिए कि ये अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है और ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर देखिए तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है यहाँ बी वेक्टर। क्या है? बी वेक्टर। नीचे वाले ट्रायंगल में देखिए बी वेक्टर। तो परपेंडिकुलर क्या निकल के आ गया? बी वेक्टर साइन थीटा निकल के आ गया। मैंने वही चीज लिखा है, बी वेक्टर साइन थीटा, और यहाँ क्या लिखा है? बी वेक्टर कॉस थीटा। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या लिखते हैं हम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। So basically hypotenuse is what? It's a resultant. It's a resultant vector. So R square is equals to perpendicular का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल पे आया हूं। अब बड़े वाले ट्रायंगल के परपेंडिकुलर की बात करें तो ये बी वेक्टर साइन थीटा है
तो मैंने लिख दिया बी वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब मुझसे बोला गया बेस का स्क्वायर। तो बेस क्या है? बेस है ए वेक्टर प्लस एडी। बेस क्या है? ए वेक्टर प्लस एडी। सो ए वेक्टर प्लस एडी। एडी यहां पर क्या है? एडी हमने निकाला बी वेक्टर कॉस थीटा, बी वेक्टर कॉस थीटा। ओके, और इसका क्या कर दिया हमने? होल स्क्वायर। तो यहां से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। ये हो जाएगा आपका मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर मोड स्क्वायर। यहां पर बेसिकली जो बात की जा रही है वो मोड को लेकर यानी मैग्नीट्यूड को लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने मोड लगा रखा है। प्लस बी वेक्टर यानी 2ab की बात करें तो 2 मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, कॉस थीटा प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंप्लीमेंट किया। सो बेसिकली आर किसके बराबर हो जाएगा? आर हो जाएगा आपका, देखिए ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां इन दोनों में यानी इन दोनों टर्म की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों टर्म में आप देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? तो यहां कुछ मिस्टेक किया मैंने, ठीक है, हाँ नहीं ठीक है। तो देखिए यहां से क्या निकल के आ जाएगा? ये हमारा मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर है, यहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो मोड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर बाहर निकल गया तो क्या बचा? मोड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर बाहर जब निकल गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। तो बेसिकली ये बी स्क्वायर बचा। मैं फिर भी समझा देता हूं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है। सो देखिए ये हमारा बी वेक्टर मोड स्क्वायर हो गया और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी वेक्टर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या किया? यहाँ से सिंपली बी वेक्टर मोड स्क्वायर बाहर ले लिया, ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होता है? 1। और 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज होगा। तो सिंपली मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर लिख दिया, मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा प्लस में 2 मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। सो दिस इज आवर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये फॉर्मूला मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब आपको 2 वेक्टर दिया हो, 2 वेक्टर के बीच का एंगल गिवन हो, तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे। अब इसके अंदर भी बहुत से इंपोर्टेंट चीजें होती हैं कि कब आर की वैल्यू मैक्सिमम हो तो क्या होगा, आर की वैल्यू मिनिमम हो तो क्या होगा, और जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, बेसिकली ऑर्थोगोनल वेक्टर हो तो क्या होगा। तो इसे आप उतार लीजिए और चीजें 1-2 बार रिकॉल कर लेना, ठीक है, कि क्या क्या चीजें थी। अब इसमें हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये मैंने जस्ट रफ किया इतना सारा, थोड़ा सा और कुछ नहीं। इसे मैं दोबारा बना देता हूं, जो भी था वो था, ये हमारा ए वेक्टर था। अब देखो यहां पर क्या पूछा जाता है? tan अल्फा। क्या पूछा जाता है? tan अल्फा। जब हमसे tan अल्फा पूछा गया, अल्फा मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, जब हमसे tan अल्फा पूछा गया तो क्या होगा? तो देखो हमारा ये क्या था, यहां पर ध्यान से देखो, ये क्या था? बी वेक्टर साइन थीटा और ये क्या था? बी वेक्टर कॉस थीटा। तो जब आपसे tan अल्फा पूछा गया तो tan अल्फा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहां पर? बी वेक्टर साइन थीटा अपॉन में बेस क्या है? बेस है आपका ए वेक्टर, ठीक है। यहां बेसिकली मैं मोड नहीं लगा रहा हूं, आप मोड समझ जाइएगा, यहां भी मैं मोड लगा देता हूं, ठीक है। हम मैग्नीट्यूड को लेकर के बात कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा। हम किसको लेकर के बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड को लेकर। तो ये हो गया बी वेक्टर साइन थीटा, ये हो गया बी वेक्टर हमारा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। अगर हमसे tan बीटा पूछा जाता तो क्या होता? बस सिंपल हो जाता, जहां हमने बी लिख रखा वहां पे ए वेक्टर लिख दीजिए, सिंपली ए वेक्टर साइन थीटा, नीचे हो जाता आपका बी वेक्टर मोड में प्लस में ए वेक्टर मोड कॉस थीटा, ठीक है। ये याद रखिएगा जब आपसे tan अल्फा पूछा जाए और जब आपसे tan बीटा पूछा जाए।
ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूले हैं जिसे आपको पता होना चाहिए। ये एंगल हो गया। अगर हमसे सिंपली पूछा जाता है tan अल्फा, तो tan अल्फा इज व्हाट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो भी tan अल्फा, एंड tan बीटा इज व्हाट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपली चेंज करना है, साइन साइन कॉस कॉस साइन साइन कॉस कॉस सेम रहेगा। बस चीजें क्या इंप्लीमेंट हो गई कि यहाँ जहां बी था वहां ए मोड ऑफ ए वेक्टर हो गया, जहां बी वेक्टर था वहां पे ए वेक्टर हो गया, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये tan अल्फा tan बीटा ये भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो आपको याद होना चाहिए और जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्या पूछा जाता है, आर इज मैक्सिमम। सो आर मैक्सिमम कब होता है? आर मैक्सिमम तब होता है जब आर की वैल्यू 1 हो, और जब आर की वैल्यू 1 होती है इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू होता है 0 डिग्री, बिकॉज कॉस थीटा में कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो जब cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी तो सिंपली ध्यान से देखो, तो r का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a वेक्टर, यहाँ b वेक्टर, और यहाँ 2a वेक्टर b वेक्टर मोड cos, यही था। तो जब आप cos 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो सिंपली ये किसका फॉर्मूला हो गया, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर हो गया ना। तो सिंपली अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r हो जाएगा हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हमेशा याद रखना आर मैक्स की वैल्यू क्या होती है, मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस मोड ऑफ वी वेक्टर। ठीक है, याद रहेगा आपको, हमेशा याद रखना आर मैक्सिमम निकालना है तो दोनों वेक्टर को क्या करना होगा, यानी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐड कर देना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आर मैक्सिमम के बाद आर मिनिमम की बात करें तो आर मिनिमम कब होता है, तो आर मिनिमम व्हेन it's become -1, so theta is equals to -180 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा, -180 डिग्री, यानी 180 की बात करें, नॉट -180, आई एम सॉरी। ठीक है, -1, so थीटा इज बिकम 180 डिग्री। ओके, सो अगर हम फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास आर मिनिमम की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस मोड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस मोड ऑफ वी वेक्टर। जब हम आर मिनिमम मतलब -1, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है। ये याद रखना है आपको, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। ओके, अब जब देखो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, जब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो आर की वैल्यू सिंपली क्या होती है, ए वेक्टर मोड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मोड का स्क्वायर। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर में भी इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। सिंपली यही सेम चीज हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी सेम प्रोसीजर, सेम फॉर्मूले, सेम चीजें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस बेसिस पे जो हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। मान लीजिए ये कोई एक बॉक्स है जिसके ऊपर एक वेक्टर 5 न्यूटन का है जो 30 डिग्री पर एक्ट कर रहा है, और एक वेक्टर 2 न्यूटन का है। ठीक है, अब हमें बोला गया कि इसका ना आप क्या निकालिए, रिजल्टेंट निकालिए। ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट निकलेगा, देखिए कुछ इस तरीके से डायग्राम हो गया। ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो गया, एक वेक्टर 5 न्यूटन, एक वेक्टर 2 न्यूटन हो गया। तो आर की वैल्यू सिंपली हम इंप्लीमेंट कर देंगे, क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया, ये प्लस 2 मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, अब देखिए ए वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड हो गया 5 न्यूटन, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 5 2 cos 30 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2। क्या होती है, अंडर रूट 3/2। सो आर इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 5 जा 20 इंटू रूट 3/2। सो आर इज इक्वल्स टू व्हाट, ये मार्कर थोड़ा डार्क नहीं चल रहा है, मैं रेड से लिखता हूँ। ओके, सो 25 4 ये हो गया 29 प्लस 2 ने 20 को कैंसिल किया 10, तो ये हो गया 10√3। तो ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 29 प्लस 10√3। आप चाहे तो 10 अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 समथिंग रख के फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है, यह मैंने आपको एज अ
समझाने के लिए यूज किया है कि हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अच्छा एक और बात, अब हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में। तो आपका पैरेललोग्राम हो गया। अब हम बात करते हैं पॉलीगन लॉ। इस पे बात करेंगे पॉलीगन लॉ, ठीक है। तो ब्लैक मार्कर से आपको दिखाई दे रहा है, मैं रेड यूज करता हूं। पॉलीगन, ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कुछ नहीं होता। मान लीजिए आपको ये एक ए वेक्टर दिया हुआ है, या आपको कोई बी वेक्टर दिया हुआ है, ये आपको कोई सी वेक्टर दिया हुआ है। कुछ नहीं करना होता, सभी वेक्टर को एज ए टेल 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 ज्वाइन करते जाओ। क्या करते जाओ? टेल टू टेल ज्वाइन। ये ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया, ये आपका सी वेक्टर हो गया। अब जो रिजल्टेंट होता है ना, वो डायरेक्टली पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दो, ठीक है। और ये जो होता है, ये सभी वेक्टर के एडिशन के बराबर होता है। यानी ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये किसके बराबर होगा? मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर प्लस मोड ऑफ सी वेक्टर। यानी सिंपली रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। दिस इज सिंपली अ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हमें कुछ नहीं करना, सभी वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करना है। जो रिजल्टेंट निकलेगा वो पहले वाले वेक्टर के टेल से एंड लास्ट वाले वेक्टर के हेड से जो ज्वाइन करेंगे वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। और वो किसके इक्वल होता है? सभी वेक्टर के सम के बराबर होता है, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखना है। सो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यानी वेक्टर एडिशन की हमने सारी चीजें देख ली। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूं जिसे आपको याद रखना है। जैसे आपको दिया रहता है फाइंड एंगल बिटवीन 6i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है, माइनस 4j कैप। एंगल निकालना है इन दोनों के बीच। तो या तो आप सिंपली यूज कर सकते हो डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है, इन सब का। लेकिन मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूं, ठीक है। देखो इस तरह के क्वेश्चन मैं बेसिकली आपको वो सारी चीजें बता रहा हूं जिससे आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप 11th क्लास की फिजिक्स लगा रहे हो, चाहे आप कुछ भी लगा रहे हो। मैकेनिक्स में वेक्टर बहुत जरूरी है और वेक्टर के क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसे करते हैं। जैसे अब उतना टाइम तो होता नहीं है, तो बच्चे कैसे करते हैं आप देखिए। यहाँ पर देखिए जो आई कैप होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया एक्स में होता है, जो के कैप होता है वो ऑलरेडी वाई में होता है, और जो के कैप होता है वो जेड डायरेक्शन है ना, जेड एक्सिस। तो देखिए यहाँ पर 6i कैप, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 6i कैप इधर होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में इधर होगा माइनस 4j कैप। इन दोनों एक्सिस के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। हमें निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर आपसे बोला गया 6i कैप माइनस 4j कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री, देखा आपने कैसे सिंपली तौर पर हमने पता लगा लिया, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ होता कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन 6i कैप माइनस 2i कैप, तब आप क्या करते? तो सिंपली देखिए, इसी को देखिए, ये 6i कैप इधर हो गया, माइनस 2i कैप इधर होगा, माइनस 2i कैप इधर होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री, बिकॉज इट्स ऑन अ सेम एक्सिस। समझ में आ गया? सेम एक्सिस पर है तो 180 डिग्री। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर आई जे की जगह यहाँ पर के कैप होता, तो सिंपली आप सोचिए कि अगर 6i कैप माइनस 4k कैप की बात कर रहा है तो 90 डिग्री तो होगा। ये क्या है? ध्यान से देखिए, अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये क्या है? आई कैप हो गया, और बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ ऐसे है, एक बाहर की तरफ ऐसे है। ये जे कैप की बात कर रहा हूं, जेड डायरेक्शन, ठीक है, जेड डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो ये अगर हमारा क्या है? एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन है, तो ये क्या है? जेड डायरेक्शन। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यही बात कर रहे हैं, या ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव, ठीक। तो अगर दोनों के बीच का एंगल को देखें तो ये क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो आप सिंपली देखिए कि जो वेक्टर आपको पूछा गया उन दोनों के बीच का डायरेक्शन किस तरीके से आप निकालेंगे, सिंपली एक्सिस पर इंप्लीमेंट करके या फॉर्मूला अप्लाई करके। तो फॉर्मूला अप्लाई करके तो बहुत सारे मेथड हैं, चाहे आप डॉट प्रोडक्ट लगाइए, चाहे आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए, ठीक है,
या सिंपली आप tan अल्फा tan बीटा करके tan थीटा निकाल लीजिए, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये तो हो गया, आपको मैं एज अ क्वेश्चन सोल्व करवाना चाह रहा था कि हाँ ये चीजें पता। अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर में एक्चुअली क्या है कि हम किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर को पर्टिकुलर एक्सिस पर रिजोल्व करते हैं, है ना, पर्टिकुलर एक्सिस पर रिजोल्व करते हैं। और हमें खास तौर पर यह ध्यान रखना होता है कि वो जो हम मैंने वेक्टर रिजोल्व किया है, दे आर ऑल ऑर्थोगोनल, मतलब उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, यानी ऑल ऑफ देम आर इन परपेंडिकुलर विथ ईच अदर। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्लेन ले लिया, उस प्लेन पे मैंने कि मान लीजिए एक प्लेन है और मैं सिंपली समझाना चाह रहा हूं आपको एक 3D वेक्टर कि मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन O है, ये हमारा एक R है, ठीक है, ये क्या है हमारा एक R वेक्टर। जब मैं इस R वेक्टर को X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस पर रिजोल्व करता हूं तो हमारे पास उसके कंपोनेंट आ जाते हैं। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में नॉइज होगा तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, बिकॉज कि अब मैं आपका कोर्स डिले नहीं कर सकता हूँ, है ना, हमें वीडियोस भी खींच रहे हैं, बट बैकग्राउंड में काम चलते रहते कंस्ट्रक्शन के, तो थोड़ा बहुत नॉइज आ सकता है। सो यहाँ पर यह आर वेक्टर हो गया। अब इस आर वेक्टर को हमने पर्टिकुलर एक्सिस पर रिजोल्व किया, मान लीजिए हमने ओ एक्स पर रिजोल्व किया, ओ वाई पर रिजोल्व किया और ओ जेड पर रिजोल्व किया। आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन में आई कैप यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, वाई डायरेक्शन में जे कैप एज अ यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं और जेड डायरेक्शन में एज अ के कैप हम यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो आर वेक्टर का जो हमारा कंपोनेंट निकल के आ जाएगा, तो मान लीजिए ये आर एक्स आई कैप हो गया एक्स डायरेक्शन में, आर वाई के कैप हो गया वाई डायरेक्शन में, और आर जेड ये जे कैप होगा और ये हमारा के कैप हो गया जेड डायरेक्शन। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, आर वेक्टर के कंपोनेंट्स निकल के आ गए। अगर हमें यही चीज में क्या करना होता, सिंपली मैग्नीट्यूड निकालना होता, तो मोड इज इक्वल्स टू अंडर रूट लगा के और सिंपली हमारा मैग्नीट्यूड निकल जाता। अब मान लीजिए तो 3D की बात हो गई, अगर 2D की बात करते तो 2D की बात करते तो हमारा ये लास्ट वाला एक्सिस जो जेड एक्सिस था वो अपने आप हट जाता, तो हमारे पास क्या बचता, आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप, सिंपली, है ना। इसके कंपोनेंट एज अ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करते। हमने 3D में क्या इस्तेमाल किया, एक्स वाई और जेड एज अ कोऑर्डिनेट इस्तेमाल किया, ठीक। तो ये हमारे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हो गए। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर तो हमने निकाले, अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आपको मुझे बताना चाहिए और मैं बताऊंगा, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक बातें हो गई। अब मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, दो वेक्टर नहीं, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर आर है, हमारे पास एक वेक्टर आर है और ये आर जो है ये थीटा एंगल बना रहा है इस एक्स एक्सिस के साथ और ये हमारा वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ऑर्थोगोनल वेक्टर से, ठीक। तो अगर ये आर थीटा डिग्री बना रहा है तो देखिए कि इस आर का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, है ना, एक्स एक्सिस की तरफ आर कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में आर साइन थीटा हो जाएगा। सिंपली जो आर है, यहाँ पे मैंने वेक्टर नहीं यूज किया, मैंने मैग्नीट्यूड। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो या तो मैं आर मोड लिख सकता हूं या सिंपली आर लिख सकता हूं, समझ में आ गई बात, ठीक। तो हमने आर साइन थीटा आर कॉस थीटा लिख दिया, ये हमारे निकल के आ गए आर वेक्टर के कंपोनेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट क्या याद रखना है आपको, कैसे निकल के आ गए, ये बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, थीटा जो है जिसके साथ आर थीटा बना रहा है, जिसके साथ आर कोई एंगल बना रहा है, ठीक है, चाहे वो कोई भी एंगल बना, अल्फा बीटा जो भी बना रहा है, तो जो एंगल बना रहा है जिसके साथ, उसको एज अ बेस इस्तेमाल करना है। क्या करना है, एज अ बेस, और बेस पे हमेशा कॉस थीटा बनता है और ये हमारा साइन थीटा बनेगा। समझ में आ गया, जो थीटा है जिसपे बन रहा है उसे एज अ बेस इस्तेमाल करना है और वो हमारा कॉस थीटा के लिए यूज हो रहा है। तो आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, और सिंपली आप जानते भी हैं कि ये कॉस थीटा क्यों आया होगा, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये थीटा है तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा और ये आर साइन थीटा हो जाएगा। ये अभी मैंने जस्ट आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया। ये तो हो गया जब 90 डिग्री है, लेकिन जब 90 डिग्री ना हो, यानी आर जो है वो 90 यानी 40-45 डिग्री ना हो, तो क्या हो, तब कुछ ऐसा केस है हमारे पास, ये हमारे पास आर है, ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो कुछ नहीं करना, देखिए सिंपली यहाँ पे साइन रूल का इस्तेमाल करेंगे और सवाल हो जाएगा।
ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, बीटा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये अल्फा ये बीटा, तो ये एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। भाई बहुत बच्चों को समझ नहीं आया, क्यों समझ नहीं आया, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगा पाए कि ये एक ट्राइंगल में, अब ये भी खत्म मार करके, ये एक ट्राइंगल के अंदर ये अगर हमारा बीटा है, ये अल्फा है, तो ये क्या होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम इज इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री। तो दो निकल गया तो दोनों का सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस कर दो, तीसरा एंगल निकल जाएगा। अब क्या करना, ये हमारा आर था, तो आर अपॉन में आर के सामने वाला एंगल क्या है 180 डिग्री, तो साइन रूल का इस्तेमाल किया, तो साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा ए वेक्टर था, ये हमारा बी वेक्टर था, तो ए वेक्टर के सामने वाला एंगल है हमारा बीटा, तो ये हो जाएगा साइन बीटा। और बी वेक्टर ये है, बिकॉज पैरेलल है, तो बी वेक्टर के सामने वाला एंगल है अल्फा, तो लिख देंगे बी वेक्टर मोड, ठीक है, अपॉन में क्या लगा दिया हमने, साइन अल्फा। ठीक है, क्या लगा दिया, साइन अल्फा। समझ में आ गया आप लोगों को, बेसिक बातें थी, ठीक है। और जब भी अब हम बात करते हैं तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर और कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये समझिए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर हम हमेशा ओरिजिन से निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर यानी सिंपली अगर हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वो ओरिजिन से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है, ओरिजिन से। तो मान लीजिए कि ये कोई हमारा, ठीक है, वेक्टर था आर, ठीक है, या सिंपली ये वेक्टर था हमारा, ये ओ और ये ए, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है ये डिस्प्लेस हुआ, क्या हुआ, डिस्प्लेस, और डिस्प्लेस होके यहां तक गया, ये बी, ठीक है, ये क्या हो गया, बी, यानी ये हो गया हमारा ओ ए वेक्टर और ये हो गया ओ बी वेक्टर। तो डिस्प्लेस क्या हुआ, तो डिस्प्लेस हुआ ये, डिस्प्लेस हुआ ये, ठीक है। तो जब हम ए बी वेक्टर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ए बी वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम, सिंपली बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी जो लास्ट वाला है उसमें से पहले वाले को माइनस कर दो, यानी सिंपली ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। समझ में आ गया, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर होता है फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, सिंपल, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर ऐसे निकलता है, सो ए बी वेक्टर यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और यहाँ पे हमने जो कंपोनेंट लिया है वो एज अ ओरिजिन लिया है। अगर आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो मान लीजिए हमारे पास ए के कंपोनेंट है 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप, बी के कंपोनेंट हो गए 4 आई कैप प्लस 2 या प्लस 8 जे कैप। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बी वेक्टर हो गया 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप, अच्छा इसमें से माइनस करना है हमें 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो हमारे पास 4 आई कैप में से 2 आई कैप गया तो 2 आई कैप, 8 जे कैप माइनस 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 माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो 8 एंड 6 14, तो ये हो गया प्लस 14 जे कैप। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर, ठीक है, समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर। चलिए अब दो क्वेश्चंस देखिए, दो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है, मैं आपको बता देता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपको बोला गया कि एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, प्लेन का एंगल जो है वो 30 डिग्री पर इंक्लाइन है, ये बॉक्स जो है वो 5 न्यूटन का है। अब इस 5 न्यूटन के कंपोनेंट रिजोल्व कीजिए। मैंने सिंपली न्यूटन में लिख दिया है वेट, मैंने क्या लिख दिया, वेट। मास लिखा होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, लिखा रहता अगर 3 किलो का बॉक्स रखा है तो इस 3 किलो का बॉक्स जो रखा है उसके कंपोनेंट रिजोल्व कीजिए, तो 3 इंटू 10 यानी 30 हो जाता। तो मैंने सिंपली यहाँ 5 लिख दिया है, ठीक है। तो हमें वेट में रिजोल्व करना होता है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, क्या बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम, इसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। अब मान लीजिए हमारा 5 न्यूटन था, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल, तो ये हमारा जिसके तरफ थीटा बन रहा है उसे बेस इस्तेमाल करना है, तो ये क्या हो जाएगा 5
cos 30 डिग्री और ये क्या हो जाएगा 5 sin 30 डिग्री। मैं फिर बता रहा हूँ, ये 5 न्यूटन था, ये 30 था, तो ये यहाँ आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब जिधर 30 बना रहा है, जिसपे बेस बना, जिसपे एंगल बना रहा है, उसे क्या यूज करना है, एज अ बेस यूज करना है। तो ये बेस पे जब हम बात करें तो cos थीटा लेते हैं और ये हमारा sin थीटा हो गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं आगे कंपोनेंट sin थीटा की वैल्यू रख करके। एक और क्वेश्चन देखिए, आपको बोला जाए कि एक फोर्स है √3 न्यूटन का, √3 न्यूटन का, ठीक है ना, और ये जो है एंगल बना रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट रिजोल्व कीजिए। तो ये एक कंपोनेंट इधर हो गया, ये एक कंपोनेंट इधर हो गया। √3 न्यूटन, तो √3 ये हो जाएगा cos 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 sin 45 डिग्री। तो √3 sin 45 की वैल्यू 1/√2, √3 cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो √3/√2 यानी 3/2 का रूट। ओके, तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर हो गया, ये हो गया, पोजीशन वेक्टर भी हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड देन वेक्टर इज फिनिश। तो वेक्टर के 3 पार्ट हो जाएंगे हमारे और वेक्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में हम एक वीडियो देखेंगे जिसके अंदर हम थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इन सब के इक्वेशंस पे डिस्कशन करेंगे, लॉगरिथम के कुछ फॉर्मूले देखेंगे और फिर डायरेक्टली हम अपने चैप्टर्स पे आ जाएंगे ताकि हम क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सके। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ठीक है, ताकि ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, मैकेनिक्स के नोट्स ऑलमोस्ट बन चुके हैं, मैथ्स के कुछ फॉर्मूले लिखे जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए, ठीक है, और रीजनिंग के एज अ बन चुका है, कंप्यूटर के मटेरियल्स आ रहे हैं और आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जैसे बनेगा एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दिया जाएगा। और वो नोट्स क्यों डिले हो रहा है मैं ये बता दूं, बहुत बच्चे कहेंगे सर नोट्स डिले हो रहा है कितना, तो वो नोट्स अगर 1 महीना भी पढ़ोगे ना पेपर से पहले काफी है, ठीक है, वो 1 महीने के पढ़ने के लायक। उसके अंदर ना बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें लिखी, ये नहीं है कि बहुत सारा लिख दिया है, उतना ही लिखा गया है जितना पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अगर कोई बच्चे ने पूरे साल भी नहीं पढ़ा, वो नोट्स पढ़ लेगा, इट्स इनफ फॉर, ठीक है। और ये वीडियोस देख करके जरूर नोट्स बनाना और चीजें पढ़ना, क्योंकि दिमाग में भी कुछ होना चाहिए, सिंपली नोट से कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ पढ़ना भी होना चाहिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।